नमस्कार साथियों। आज के इस ई व्याख्यान में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उठा लिया। यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट के लिए कहा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन में के बारे में अगर हम बात करें तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रमोलिनो के घर हुआ। नेपोलियन के पिता वकील थे, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ सुंदर एवं कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन अपने भाई बहनों से अलग था। वह प्राय एकाकी जीवन व्यतीत करता था। बचपन में उसके व्यक्तित्व में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह दुबला पतला और कमजोर दिखने वाला था। वह एकांत में जमीन पर रेखाएं खींचता रहता या किले बनाता तोड़ता रहता था। इस प्रकार की उसकी बचपन की कुछ रुचियां थी। नेपोलियन के पिता ने उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस भेज दिया। ब्रिये और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में उसने शिक्षा पाई। शिक्षण काल में उसने भूगोल, इतिहास तथा जिन तत्कालीन बौद्धिक विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें वाल्तेर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि शामिल थे। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से भी प्रभावित था। नेपोलियन अपने विद्यार्थी जीवन में हीन भावना से ग्रस्त रहा। अपने सीमित साधनों को देखकर वह दुखी और निराश रहता था। वह अपनी माँ को ऐसे पत्र लिखता था जिससे जीवन के प्रति निराशा दिखाई देती थी। नेपोलियन के मन में कुलीन न होने के कारण इस समय जो हीन भावना पैदा हुई, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जीवन भर वह कुलीन परिवारों से संबंध स्थापित करके अपने को कुलीन सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए घोर संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बनाकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने 5 वर्ष में क्रांति को विस्मृत करके एक अधिनायक नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। यह घटना विस्मयकारी अवश्य लगती है, किंतु समसामयिक घटनाओं के समीचीन अध्ययन से ऐसा लगता है कि फ्रांस के सामने उस नाजुक घड़ी में संभवतः नेपोलियन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। नेपोलियन एक साहसी विजेता, श्रेष्ठतम शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और अभूतपूर्व अभिनेता था। उसके प्रशासनिक आदर्श और सृजनात्मक कार्य फ्रांस के इतिहास में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्हें इतिहास कभी भूल नहीं सकता। अति विकट परिस्थितियों में उसने फ्रांस की बागडोर संभाली थी। देश में राजनीतिक अराजकता तथा आर्थिक दिवालियापन था। क्रांति को यूरोपीय राष्ट्रों के संगठित विरोध का भय था। यदि ऐसे समय नेपोलियन रण क्षेत्र में वीरता और आंतरिक क्षेत्र में रचनात्मक उपलब्धियां प्राप्त नहीं करता, तो क्रांति का शायद नामो निशान ही मिट जाता। किंतु कालांतर में वह स्वयं क्रांतिहंता बन गया। फिर भी यूरोप में क्रांति के आदर्शों के प्रसार का श्रेय उसी को जाता है। निसंदेह नेपोलियन अपने युग का अत्यधिक आकर्षक एवं विवादास्पद व्यक्ति था। उसने अपने काल को अत्यधिक प्रभावित किया। यही कारण है कि उसका काल नेपोलियन युग के नाम से विख्यात हुआ। तो आइए हम आगे बात करते हैं नेपोलियन के उत्थान के बारे में कि नेपोलियन ने किस तरह से
अपने जीवन में संघर्ष करते हुए एक नए युग की जो है शुरुआत की। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय वह कोर्सिका में था, परंतु उसे शीघ्र ही लियो का विद्रोह दबाने के लिए बुलाया गया। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने टूलों के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, परंतु नेपोलियन ने 3 महीने के अंदर अंग्रेजों को टूलों से निकाल दिया। यह उसकी गौरवमयी भविष्य की पहली विजय थी। इस सफलता के कारण उसे ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया गया। आतंक राज्य की समाप्ति के बाद नेपोलियन पर आरोप लगाया गया कि उसने रोबेस्पियर के लिए योजनाएं बनाई थी, इसलिए उसका सैनिक पद छीन लिया गया एवं उसे एक किले में बंद कर दिया गया। किंतु कुछ समय बाद उसे निर्दोष घोषित किया गया। एवं उसका सैनिक पद लौटा दिया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को नेपोलियन ने जिस पराक्रम एवं सूझबूझ का परिचय दिया, उससे उसका भाग्य राष्ट्र के भाग्य के साथ जुड़ गया। उस दिन विशाल उग्र भीड़ ने कन्वेंशन को घेर लिया। नेपोलियन को भीड़ हटाने का आदेश मिला। उसने विद्रोहियों को गोलियों की वर्षा से भगा दिया। सेनापति बरार्स का वह विशेष स्नेह पात्र बन गया। इसके कुछ समय बाद मार्च 1796 ईस्वी में उसने जोजेफिन, जिसका कि पूरा नाम था जोसेफाइन ब्यूहार्ने, यह एक सुंदर विधवा स्त्री थी जिससे नेपोलियन ने विवाह कर लिया। नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी जोजेफिन का बहुत बड़ा हाथ रहा। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा तथा सैनिक योग्यता का डायरेक्टरी तथा अन्य नेताओं पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने इटली के विरुद्ध भावी अभियान हेतु सेना की कमान नेपोलियन को देने का निश्चय किया। इटली का सैनिक अभियान अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 ईस्वी तक चला। ऑस्ट्रिया और पीडमॉन्ट की सम्मिलित सेना में 70,000 सैनिक थे और नेपोलियन की सेना उसकी आधी थी। पहले नेपोलियन ने पीडमॉन्ट को बुरी तरह पराजित करके संधि करने को बाध्य किया, जिसके अनुसार पीडमॉन्ट ने सेवाय और नीस के प्रांत फ्रांस को सौंप दिए। इसके बाद नेपोलियन ने कई युद्धों में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। अंत में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच कैंपो फोर्मियो की संधि 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर, जिसे फ्रांस पहले से जीत चुका था, फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को राइन नदी के दक्षिण तट का 2/3 भाग, जो कि पवित्र रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, उसको देना स्वीकार कर लिया। उत्तरी इटली के प्रदेश, जो उस समय ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे, फ्रांस को प्राप्त हुए। इस संधि ने इटली में फ्रांस का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। यह संधि नेपोलियन की सैनिक सफलता के साथ साथ राजनीतिक पटुता तथा महान कूटनीतिक विजय की भी प्रतीक थी। पीडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया से संधि हो जाने के बाद नेपोलियन को मिस्र के अभियान के लिए मई 1798 ईस्वी में रवाना किया गया। उसने एक विशाल जहाजी बेड़े और 38,000 सैनिकों के साथ मिस्र के लिए प्रस्थान किया। नेपोलियन का विचार था कि यदि मिस्र जीत लिया जाए तो यूरोप और भारत के बीच
मार्गों पर फ्रांस का अधिकार हो जाएगा और तब इंग्लैंड के पूर्वी देशों के साथ व्यापार तथा सामुद्रिक शक्ति को सुगमता के साथ नष्ट किया जा सकेगा। जुलाई 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र के प्रसिद्ध नगर अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया और फिर मिस्रियों को पिरामिडों के युद्ध में परास्त करके काहिरा को हस्तगत कर लिया। किंतु इसी बीच इंग्लैंड के प्रसिद्ध सेनापति नेल्सन ने अबूकर की खाड़ी के युद्ध में फ्रांसीसी बेड़े को परास्त करके नष्ट कर दिया। जब तुर्की के सुल्तान, जिसके अधीन मिस्र था, उसने मिस्र की पराजय का समाचार सुना तो उसने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः जनवरी 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने तुर्की के प्रदेश सीरिया पर आक्रमण किया, परंतु उस पर बिना अधिकार किए ही वह मिस्र लौट आया। वहां उसे नेपोलियन को सूचना मिली कि यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का गठन कर लिया है। इंग्लैंड ने धन के बल पर ऑस्ट्रिया तथा रूस के साथ मिलकर इस गुट का गठन किया था। ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने पुनः इटली विजित करके नेपोलियन की इटली की सारी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। वह यह जानता था कि ऑस्ट्रिया की इस विजय से फ्रांस की डायरेक्टरी की निर्बलता सिद्ध हो जाएगी और उसे उखाड़ फेंकना सरल होगा। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा पूरी होने का यह स्वर्णिम अवसर था। अतः वह अपनी सेना को वहीं पर छोड़कर कुछ विश्वस्त साथियों के साथ फ्रांस लौटा। उसके फ्रांस पहुंचने पर जनता में उत्साह उमड़ आया और वह प्रसन्नता से पागल हो उठा। सड़कों पर लोग एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। यह देखकर नेपोलियन को बड़ी खुशी हुई। नेपोलियन ने अपने साथी से कहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ। अब नाशपाती पक चुकी हैं। यह कथन नेपोलियन ने अपने साथी से कहा, जिससे उस समय जो फ्रांस की स्थिति थी उसके बारे में इससे हमें जानकारी होती है। नेपोलियन का मिस्र से लौटना फ्रांसीसी इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करता है। बाद में उसने अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट डायरेक्टरी का अंत किया। शासन शक्ति 3 कौंसिलों को सौंपी गई और नेपोलियन को प्रधान कौंसिल नियुक्त किया गया। राष्ट्र के लिए नया संविधान बनाने का भी कौंसिलों के सुपुर्द कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन ने दिन प्रतिदिन अपने संघर्ष की कहानी लिखी और नित्य नए कार्यों के माध्यम से फ्रांस की जनता के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाई। आगे के इसी अध्याय में हम बात करते हैं नेपोलियन की उपलब्धियों की कौंसल के रूप में, जिसमें 1799 ईस्वी का संविधान के बारे में हम बात करें तो नेपोलियन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया, जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इस संविधान द्वारा सीनेट ने कार्यपालिका की शक्तियां 3 निर्वाचित कौंसिलों को, जिनकी कार्य की अवधि 10 वर्ष की थी,
उनको सौंप दी। ये कौंसिल थे, पहली कौंसिल थी नेपोलियन बोनापार्ट, द्वितीय कौंसल कैम्बेसरी और तृतीय कौंसल लैम्ब्रून। राज्य की समस्त शक्तियां प्रथम कौंसल को सौंप दी गई और प्रथम कौंसल थी नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं। नाम के लिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम रही, किंतु वास्तव में संपूर्ण शक्ति नेपोलियन के हाथों में रही। नेपोलियन ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति समाप्त कर दी और शासन के सभी सूत्र अपने हाथों में केंद्रित रखे। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उपरांत नेपोलियन ने द्वितीय गुट की ओर ध्यान दिया, जो फ्रांस के विरुद्ध गठित हुआ था तथा जिसमें मुख्यतः इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। उसने इस गुट को नष्ट करने के लिए इटली से गुजरकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया हार गया एवं उसने नेपोलियन से फरवरी 1801 ईस्वी में ल्योनविले नामक स्थान पर संधि की। इसके उपरांत नेपल्स ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच रूस ऑस्ट्रिया से अप्रसन्न होकर गुट से अलग हो गया। अब केवल इंग्लैंड ही बचा रहा। वह अकेला ही फ्रांस के खिलाफ युद्ध कर रहा था। अंत में 27 मार्च 1802 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड में आमिन्स की संधि हो गई, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने प्रथम बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता प्रदान की। इंग्लैंड ने अधिकांश जीते हुए उपनिवेश फ्रांस को लौटा दिए। इंग्लैंड ने माल्टा को खाली करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्धों से मुक्ति मिली, किंतु यह शांति स्थायी न रह सकी। फिर भी इस संधि से 14 महीने तक यूरोप में शांति रही। तो इस प्रकार से हमने आज के इस ई व्याख्यान में नेपोलियन बोनापार्ट की प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके वैवाहिक जीवन के बारे में और उसने किस प्रकार से संघर्ष करते हुए 1799 ईस्वी के संविधान को अंजाम दिया, उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।